हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई होप कि आप सभी अच्छे से होंगे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैनेजमेंट के थर्ड फंक्शन यानी कि स्टाफिंग, नियुक्तिकरण। स्टाफिंग क्या है? तो किसी ऑर्गेनाइजेशन में, संगठन में राइट पर्सन को राइट जॉब प्रोवाइड करना, मतलब कि जो वैकेंट पोस्ट है उसको एलिजिबल एम्प्लॉय से फुलफिलमेंट करना ही स्टाफिंग है, जिसके अंतर्गत रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, प्लेसमेंट, डेवलपमेंट, रिम्यूनरेशन ईटीसी शामिल हैं। चलिए हम इसका डिफिनेशन देखते हैं। मीनिंग, स्टाफिंग इज ए प्रोसेस ऑफ एडजस्टमेंट बिटवीन पोस्ट एंड पर्सनल इन ए ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफिंग जो है एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत किसी संगठन में जो पोस्ट हैं, मतलब जो पद हैं और जो व्यक्ति हैं, उनके बीच तालमेल, समन्वय स्थापित करने का काम किया जाता है। अर्थात वही है जो जिस काम में दक्ष हो उसको वो काम प्रोवाइड किया जाता है। उसके बाद एक स्कॉलर हैं बेंजामिन, इन्होंने क्या कहा है? द प्रोसेस इन्वॉल्व इन आइडेंटिफाइंग, असेसिंग, प्लेसिंग, इवैल्यूएटिंग, डायरेक्टिंग इंडिविजुअल एट वर्क। मतलब स्टाफिंग एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत एलिजिबल एम्प्लॉय को सर्च किया जाता है, उनको काम पे लगाया जाता है, उनके काम का मूल्यांकन किया जाता है, उनको ट्रेनिंग दिया जाता है, उनका विकास किया जाता है। ये सारी क्रियाएं शामिल हैं। उसके बाद हम लोग चलते हैं, फीचर्स की बात करते हैं स्टाफिंग की। तो इट इज ए थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। स्टाफिंग प्रबंध का तीसरा कार्य है। दूसरा जो है फीचर्स रिलेटेड फ्रॉम ह्यूमन बीइंग्स। स्टाफिंग सिर्फ व्यक्तियों का होता है, लोगों को ही क्या किया जाता है? काम पे लगाया जाता है, सिलेक्शन किया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है। तो स्टाफिंग जो है व्यक्तियों, ह्यूमन बीइंग से संबंधित है। डायनेमिक फंक्शन, स्टाफिंग जो है परिवर्तनशील कार्य है, मतलब कि इन स्टाफिंग में पोस्ट वैकेंट होते रहते हैं, लोगों का जो है रिजाइन, उनका ट्रांसफर या फिर उनका रिटायरमेंट ये होता रहता है और लोगों का डेथ होता रहता है एम्प्लॉय का, और उसी हिसाब से स्टाफिंग भी जारी रहती है डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, स्टाफिंग एक सामाजिक प्रक्रिया है, सामाजिक उत्तरदायित्व है जिससे लोगों को रोजगार मिलता है। रिलेटेड फ्रॉम प्रेजेंट एंड फ्यूचर, स्टाफिंग वर्तमान सीट के लिए भी की जाती है और भावी भविष्य में पोस्ट जो खाली होने वाले होते हैं उसके लिए भी स्टाफिंग किया जाता है। उसके बाद इफेक्टिव फ्रॉम इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, स्टाफिंग जो है आंतरिक और बाहरी पर्यावरण दोनों से प्रभावित होता है। अर्थात स्टाफिंग अंदर के लोगों से भी किया जाता है और बाहर के लोगों से भी किया जाता है। इजी टू सर्च एलिजिबल एम्प्लॉय, स्टाफिंग से उपयुक्त कर्मचारी को आप योग्य कर्मचारी को ढूंढने में आसानी होती है। फुली यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्टाफिंग से जो है रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग होता है। जाहिर सी बात है जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष हो उसको वही काम सौंपा जा रहा है, तो आपका अच्छे से रिसोर्सेज का उपयोग होगा। इट इज ए पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग जो है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का एक पार्ट है। हम लोग आगे पढ़ेंगे एचआरएम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है। बस यहाँ पर स्टाफिंग जो है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। उसके बाद रिक्वायरमेंट्स या इंपोर्टेंस, स्टाफिंग की क्यों आवश्यकता होती है या इसके महत्व क्या है या स्टाफिंग क्यों किया जाता है। पहला जो है फिल अप ब्लैंक पोस्ट, स्टाफिंग जो है खाली पदों को पूर्ति करने के लिए किया जाता है। दूसरा इसके महत्व क्या है? बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन, विशिष्टीकरण का लाभ मिलता है। स्टाफिंग हम लोग करते हैं विशिष्टीकरण का लाभ करने के लिए। जाहिर सी बात है जो व्यक्ति जिस काम में दक्ष हो उसको वही काम देते हैं, जिससे आपके मटेरियल की, आपके मशीन की, आपके समय की वेस्टेज नहीं होगी, जिससे क्या होगा? वस्तु की कॉस्ट रिड्यूस होगी और क्वालिटी अच्छी होगी, इसका आपको फायदा मिलेगा। हायर परफॉर्मेंस, स्टाफिंग करने से जो परफॉर्मेंस है वो उच्च हो जाता है, हाई हो जाता है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज का ज्यादा से ज्यादा उपयोग किया जा सकता है स्टाफिंग के द्वारा। उसके बाद ऑब्टेनिंग कॉम्पोनेंट्स पर्सनल, और क्या है? योग कर्मचारी जो जिस काम में दक्ष हो उसको ढूंढने में, प्राप्त करने में आसानी होती है, इसीलिए स्टाफिंग करते हैं, इसका महत्व है। उसके बाद हम लोग देखेंगे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। स्टाफिंग के प्रोसेस क्या है? तो स्टाफिंग के जो प्रोसेस हैं, तो सबसे पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर,
आप पहले देख लीजिए कि आपके यहाँ किस किस टाइप के कितने लोगों की आवश्यकता है। जाहिर सी बात है, हम कोई सामान लेने जाते हैं मार्केट तो पहले उसका एस्टिमेट तैयार करते हैं कि किस किस टाइप की चीजें चाहिए, उस पर कितना खर्च आएगा, बजट आएगा, एस्टिमेट। उसी प्रकार किसी ऑर्गेनाइजेशन में खाली पदों को भरने से पहले देखा जाता है कि कौन कौन टाइप के किस किस टाइप के एम्प्लॉय की और कितने लोगों की जरूरत है, उसका एस्टिमेट तैयार कर लेना। उसके बाद दूसरा है रिक्रूटमेंट, लोगों को आमंत्रण देना, लोगों को इंफॉर्मेशन देना, लोगों को एडवर्टीजमेंट देना, अट्रैक्ट करना। मतलब जो एलिजिबल एम्प्लॉय हैं उनको फॉर्म फिलअप करने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में वैकेंट पोस्ट के लिए फॉर्म फिलअप करने के लिए उनको इनविटेशन देना ही क्या कहलाता है, रिक्रूटमेंट कहलाता है। इट इज ए पॉजिटिव प्रोसेस। रिक्रूटमेंट क्या है, एक पॉजिटिव प्रोसेस है जिसमें देखा जाता है कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या करें, आवेदन दे सके, ज्यादा से ज्यादा लोग एप्लीकेशन दे सकें। इसलिए कि जितना ज्यादा में से चुनाव करेंगे उतना आपके लिए क्या होगा, बेनिफिट होगा, बेहतर होगा, उतने योग्य कर्मचारी मिलेंगे। उसके बाद जो है सिलेक्शन, जब एप्लीकेशन आ जाता है, जब लोग आवेदन दे देते हैं इच्छुक उम्मीदवार, तो जाहिर सी बात है हमारे यहाँ सीट अगर से 500 सीट खाली है और एप्लीकेशन आया है 5 लाख, तो हम कहीं ना कहीं सिर्फ 5 ही हजार का तो वैकेंट सीट के लिए लेंगे, बाकी को निगलेक्ट करेंगे। तो इसका मतलब है उनका चुनाव करेंगे, सिलेक्शन करेंगे। किस आधार पे करेंगे सिलेक्शन, उनकी मेंटल टेस्ट लेंगे, उनका फिजिकल टेस्ट लेंगे, उनका कैरेक्टर देखा जाएगा। तो ये डिफरेंट टाइप्स के एग्जाम लिए जाते हैं, इंटरव्यूज लिए जाते हैं, और जो है उनका कैरेक्टर देखा जाता है, मेडिकल चेक देखा जाता है। उसके बाद जो है उनका सिलेक्शन। तो सिलेक्शन इज ए निगेटिव प्रोसेस, इसलिए इसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या किया जाता है, हटाया जाता है, इसलिए ये नेगेटिव प्रोसेस है। तो सिलेक्शन के बाद जो है जब लोगों को चुन लिया जाता है एलिजिबल एम्प्लॉय, मतलब सिलेक्शन क्या है, तो सिलेक्शन एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो एलिजिबल पर्सन है उनको चुनाव किया जाता है। पूल ऑफ एप्लीकेंट्स, ढेर सारे जो आवेदन आए हैं, एप्लीकेंट हैं, उनमें से जो है एलिजिबल एम्प्लॉय को सिलेक्शन किया जाता है और बाकी को निगलेक्ट कर दिया जाता है, इसलिए ये निगेटिव प्रोसेस है। उसके बाद जब चुनाव कर लेते हैं तो जिस काम के लिए जिसको चुना है तो उस काम के बारे में उनको रूबरू कराना, बताना, समझाना, सिखाना ही क्या कहलाता है, ट्रेनिंग है और डेवलपमेंट है। बस दोनों में, ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में फर्क यह है कि कोई पार्टिकुलर जॉब के लिए, पार्टिकुलर वर्क के लिए किसी एम्प्लॉय को बताना, समझाना, सिखाना ट्रेनिंग है, और एक से अधिक पोस्ट के लिए एम्प्लॉय को बताना, समझाना, सिखाना जो है डेवलपमेंट है। जस्ट लाइक किसी क्रिकेट में किसी पर्सन को चुना है बॉलिंग के लिए और उसको बॉलिंग के बारे में समझाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, तो ट्रेनिंग हो गया। और किसी प्लेयर्स को जो है बॉलिंग भी सिखाया जा रहा है, फील्डिंग भी सिखाया जा रहा है, बैटिंग भी सिखाया जा रहा है, तो उसको क्या किया आपने, डेवलपमेंट कर दिया, मतलब उसको ऑलराउंडर बना दिया ऑल पोस्ट के लिए। उसके बाद जब ट्रेनिंग दे देते हैं तो उसके बाद उनको काम पे क्या करते हैं, लगा देते हैं, जिसको प्लेसमेंट या ओरिएंटेशन कहा जाता है। काम पे लोगों को क्या करना, लगा देना। उसके बाद परफॉर्मेंस, जब एम्प्लॉय काम पे लग जाते हैं तो उनका परफॉर्मेंस देखा जाता है कि काम किस टाइप का कर रहे हैं। उसके बाद जो है प्रमोटिंग और कैरियर प्लानिंग, अब उनके कैरियर प्लानिंग की बात की जाती है, कैरियर नियोजन की बात की जाती है, उनके प्रमोशन की बात की जाती है। उसके बाद कंपनसेशन, उनको प्राथमिक की बात की जाएगी कि सैलरी के साथ साथ और क्या देना है, कौन से बेनिफिट देना है, जैसे इंसेंटिव है, डीए है, अलाउंस है, तो ये या प्रॉफिट में शेयरिंग है। जैसे एम्प्लॉय जिस टाइप के काम करेंगे, संस्था को अगर बेनिफिट होगा अच्छा तो उनको डिफरेंट बेनिफिट दिया जाता है। ये सब आपके जो है स्टाफिंग के प्रोसेस हैं। उसके बाद जो है प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट के प्रोसेस देखा जाए। अब आइए रिक्रूटमेंट किसको कहते हैं, इसको बताया गया। रिक्रूटमेंट एक प्रोसेस है जिसके अंतर्गत जो एलिजिबल एम्प्लॉय हैं उनको इन्फॉर्म किया जाता है, उनको इनविटेशन दिया जाता है,
उनको एडवर्टीजमेंट किया जाता है, उनको अट्रैक्ट किया जाता है कि फॉर्म में डिफरेंट डिफरेंट पोस्ट के लिए एप्लीकेशन दे सकें। उसी प्रक्रिया को, प्रोसेस को रिक्रूटमेंट कहा जाता है। रिक्रूटमेंट क्या है? एक पॉजिटिव प्रोसेस है। अब आइए रिक्रूटमेंट के प्रोसेस क्या है। तो पहला, डिमांड ऑफ एम्प्लॉय। सबसे पहला काम करेंगे, फर्स्ट काम, कि आपके संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉय की मांग है, किस किस टाइप एम्प्लॉय की मांग है। उसके बाद दूसरा, आइडेंटिफाई द सोर्स। एम्प्लॉय की जो बहाली करेंगे इसका सोर्स क्या होगा, मतलब अंदर के लोगों से करेंगे या बाहर के लोगों से। एम्प्लॉय को भर्ती करने के दो सोर्सेस हैं, या तो इंटरनल सोर्सेज है, नहीं तो एक्सटर्नल सोर्सेज हैं। तो उसको देखा जाएगा कि खाली पदों की भर्ती जो है अंदर के लोगों से किया जाए या बाहर के लोगों से। उसके बाद इनविटेशन टू इंटरेस्ट पीपुल। जो लोग इच्छुक हैं उनको इनविटेशन दे देना, उनको बता देना कि हमारे यहाँ इतने इतने सीट खाली हैं। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन है उनको आवेदन देना, उनको बता देना, उनको इंफॉर्मेशन कर देना। तीसरा, चौथा, जो प्रिपेयर द लिस्ट ऑफ एप्लीकेशन। जब लिस्ट सभी आवेदन आ जाते हैं तो उनका लिस्टिंग कर देना, जो आवेदन सही से फुलफिल किए हैं, सभी क्राइटेरिया को मेंशन किया है, उसका एक लिस्ट तैयार कर देना। ये सारे चीज रिक्रूटमेंट के प्रोसेस हैं। उसके बाद सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के सोर्स, तो देयर आर टू सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के दो सोर्सेज हैं, पहला इंटरनल और दूसरा एक्सटर्नल। जब रिक्रूटमेंट में जब भर्ती जो है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, के जो इंटरनल पीपुल्स हैं, जो एम्प्लॉय हैं, जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, जो वैकेंट पद को एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से फुलफिलमेंट का काम किया जाता है। खाली पदों की भर्ती जब संस्था के अंदर के व्यक्तियों से, एम्प्लॉय से, कर्मचारियों से की जाती है तो उसको इंटरनल सोर्सेज कहते हैं। और एक्सटर्नल सोर्सेज जब वैकेंट पोस्ट को फुलफिलमेंट एक्सटर्नल सोर्सेज से, बाहरी लोगों से की जाती है तो उसको कहते हैं एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट कहा जाता है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं इंटरनल रिक्रूटमेंट के कितने सोर्स हैं। तो 3 है, ट्रांसफर है, प्रमोशन है और ले ऑफ है। ट्रांसफर का मतलब क्या होता है? तो जब एक ही ऑर्गेनाइजेशन में, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी एम्प्लॉय को, किसी पर्सन को एक पोस्ट से, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट पे सेम पोस्ट के लिए, सेम वेतन सैलरी के लिए, सेम लायबिलिटीज रिस्पॉन्सिबिलिटी राइट्स के लिए एक पोस्ट से दूसरे जगह, दूसरे पोस्ट पे भेजते हैं तो इसी को आप कहते हैं ट्रांसफर कहा जाता है। उसके बाद जो है ट्रांसफर में व्यक्ति का, पर्सन का, एम्प्लॉय का सैलरी, राइट्स, ड्यूटी ये चेंज नहीं होते हैं, सेम होते हैं। सिर्फ डिपार्टमेंट जो होता है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में भेज देता है। जैसे कि आप प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में अगर से आप सुपरवाइजर हैं तो आपको जो है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में सुपरवाइजर ही बनाया गया है उसी ऑर्गेनाइजेशन में। इसको क्या कहेंगे आप? ट्रांसफर कहेंगे। प्रमोशन, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संगठन में किसी एम्प्लॉय को लो पद से हाई पोस्ट, लो पोस्ट से हाई पोस्ट, उच्च पोस्ट पे प्रमोट किया जाता है, उस पोस्ट पे दे दिया जाता है, उसको बदली कर दिया जाता है तो इसी को कहा जाता है प्रमोशन। और प्रमोशन होने से एम्प्लॉय के राइट्स, ड्यूटी, उनकी सैलरी, उनकी पोस्ट सभी इंक्रीजमेंट हो जाते हैं। इसी प्रक्रिया को प्रमोशन कहा जाता है। ले ऑफ, ले ऑफ काम से कुछ समय के लिए अलग कर देना है ले ऑफ, मतलब कि जब संस्था की स्थिति, ऑर्गेनाइजेशन की स्थिति, जो कंडीशन दयनीय होती है, पिटेबल कंडीशन होती है, फाइनेंशियल क्राइसिस होता है तो संस्था अपने कर्मचारियों को कुछ समय के लिए छटनी कर देती है, मगर उसके साथ साथ ये शर्त भी रखती है कि जैसे ही हालात सही होंगे, कंडीशन सही होंगे, आपको ऑर्गेनाइजेशन में बुला लिया जाएगा। उसी को कहते हैं ले ऑफ। ये परमानेंट नहीं होता है, टेम्पोररी होता है। जैसे कि हमारे यहाँ कोरोना काल में बहुत सी ऑर्गेनाइजेशन, संस्थाएं, स्थिति दयनीय हो गई, कर्मचारियों को भेज दिया घर, मगर जैसे ही स्थिति सही हुई सबको बुला लिया गया, इसी को ले ऑफ कहा जाता है। अब आइए एक्सटर्नल रिसोर्सेज। जब ऑर्गेनाइजेशन में, किसी संस्था में वैकेंट पोस्ट की भर्ती, रिक्रूटमेंट
बाहरी लोगों से, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से की जाती है, तो इसी को कहते हैं एक्सटर्नल रिसोर्सेज ऑफ रिक्रूटमेंट। इसमें क्या है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है, तो बिना मीडिएटर के, बिना बिचौलिए के, जब किसी संस्था में, ऑर्गेनाइजेशन के जो मेन गेट है उस पे बड़े से पोस्टर चिपका दिए जाते हैं और उसमें लिखा जाता है कि ये पोस्ट के लिए सीट वैकेंट है, इच्छुक उम्मीदवार डायरेक्ट कांटेक्ट करें। जो संस्था के संस्थापक हैं, मैनेजर हैं और हैंड टू हैंड जॉब पाएं, उसी समय इंटरव्यू बातचीत होती है और जॉब मिल जाता है। इसी को डायरेक्ट रिक्रूटमेंट कहते हैं। इसमें ज्यादातर भर्ती जो होती है वर्कर्स की होती है, लेबर की होती है। सप्ताह के दिन जो है बड़े बड़े कारखाने, इंडस्ट्रीज इलाके में बाहर जो है मेन गेट पे जो है बड़े से पोस्टर चिपका दिए जाते हैं और उसी में लेबर जो है झुंड के झुंड अपना वर्कर्स घूमते रहते हैं, जहां उनको पसंद होता है वहां जॉब स्टार्ट कर देते हैं। कैजुअल कलर्स, आकस्मिक बुलावा, जब कोई पर्सन, कोई व्यक्ति जॉब के लिए किसी ऑर्गेनाइजेशन, संगठन में जाता है तो ऑर्गेनाइजेशन के जो मैनेजर हैं, जो हेड हैं, वो व्यक्ति का इंटरव्यू ले लेता है, उसका बायोडाटा, सीवी जमा कर लेता है और कहता है कि जैसे ही सीट वैकेंट होंगे आपको कॉल कर लिया जाएगा, बुलावा भेज दिया जाएगा। इसी को कैजुअल कॉलर कहा जाता है। मीडिया एडवर्टाइजिंग, वर्तमान युग में जो है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, ये दोनों जो है रिक्रूटमेंट के फास्ट मीडियम हैं। जैसे आजकल के युग में प्रिंट मीडिया में जैसे पेपर है, मैगजीन है, बुक है, यहाँ रिक्रूटमेंट निकलता है। आए दिन हम लोग देखते हैं, संडे के दिन देखते हैं खासकर कि पूरा का पूरा पेपर जो है पेज भरा होता है, ये कंपनी में, वो कंपनी में ऐसे ऐसे लोगों की जरूरत है, रिक्रूटमेंट है। और नहीं तो टीवी पे, रेडियो पे, आजकल जो है नेट के द्वारा, मोबाइल पे, ये रिक्रूटमेंट का एक प्रकार का मीडियम है, माध्यम है। मीडिया एडवर्टाइजिंग, एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार दफ्तर। प्राचीन समय में जब कम्युनिकेशन के साधन इतने फास्ट नहीं थे, जब कम्युनिकेशन चिट्ठी पत्री से होता था, ऐसी परिस्थिति में गवर्नमेंट के द्वारा शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए जिला के हर हेडक्वार्टर में एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज, रोजगार दफ्तर की बिल्डिंग बनाई जाती थी, जहां उस जिले के जो बेरोजगार लोग वहां जाके अपने नाम, पते, एड्रेस उस रोजगार दफ्तर के खाते में दर्ज कराते थे। जैसे ही कोई वैकेंसी आती थी या प्राइवेट लोगों को सिलेक्शन करना होता था, वो सीधे रोजगार दफ्तर पहुंचते थे। वहां से नेम, एड्रेस लेके सब पे चिट्ठी पत्री की जाती थी, चिट्ठी लिख दिया जाता था कि ये समय, ये टाइम, इस पोस्ट के लिए लोग आके इंटरव्यू दें, उनकी नौकरी ले ली जाएगी, उसके बाद नौकरी दे दी जाएगी। उसके बाद कैंपस सिलेक्शन। आजकल बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में टॉप 10 यूनिवर्सिटियां हैं जिनके गुडविल अच्छे हैं, तो जैसे ही बच्चे पढ़ते हैं उसमें पढ़ भी रहे हैं और पढ़ने के साथ साथ बड़ी बड़ी कंपनियां उस कैंपस में आती हैं और बच्चे का चुनाव कर लेती हैं जॉब के लिए, उसी को कैंपस सिलेक्शन कहते हैं। उसके बाद प्लेसमेंट एजेंसी। वर्तमान युग में मीडिएटर जो हैं खाली पद को वैकेंट करने का काम करते हैं। जैसे किसी कंपनी में जितना जॉब निकला, वो ठेकेदार जो होते हैं, जो मीडिएटर्स होते हैं, बिचौलिए लोग, वो ले लेते हैं और जो युवा होते हैं उनको ट्रेनिंग देते हैं, उनसे कुछ फी लेते हैं, रजिस्ट्रेशन कराते हैं और उनको फिर जॉब के लिए किसी कंपनी में सेटलमेंट कर देते हैं। ये सब प्लेसमेंट एजेंसी हो गए। उसके बाद जो है मेरिट्स हैं, इंटरनल रिसोर्सेज के मेरिट्स हैं। ये इंटरनल रिसोर्सेज, इसके फायदे क्या हैं, तो नो नीड्स एक्स्ट्रा एक्सपेंसेज। इंटरनल रिसोर्सेज से अतिरिक्त खर्च करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए कि आपको मालूम है कि संस्था के जो एम्प्लॉय हैं आपके इर्द गिर्द हैं, सामने हैं, आपको अच्छे से मालूम है कि कौन तेज है, कौन स्लो है, कौन लेथर्जिक है, कौन किस काम में दक्ष है। उसी अनुसार आप ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी प्रकार का एग्जाम वगैरह लेने की जरूरत नहीं होती है। इजी सिलेक्शन, इसमें आसानी से सिलेक्शन, चुनाव कर लेते हैं। इंक्रीज ऑफ मोरल एंड मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉय, इससे एम्प्लॉय का मोटिवेशन और मोरल ये भी बढ़ता है, इसलिए कि एम्प्लॉय जानते हैं कि अगर से काम हम अच्छा करेंगे तो हमारे प्रमोशन के चांसेस हैं, उनके मोरल बढ़ते हैं। उसके बाद एडजस्टमेंट ऑफ सरप्लस, और जो सरप्लस एम्प्लॉय है उसका एडजस्टमेंट करते हैं ट्रांसफर के द्वारा एक
डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर कर देते हैं, जिससे एडजस्टमेंट हो जाता है। उसके साथ साथ इसके डीमेरिट्स भी हैं इंटरनल रिसोर्सेज के। पहला है स्टॉप एंट्री ऑफ फ्रेश टैलेंट, स्किल्स, यंग ब्लड। चूंकि संस्था के अंदर के लोगों से बहाली कर रहे हैं, इसीलिए जो नए लोग बाहर के आने वाले थे तो वो कुछ ना कुछ फ्रेश टैलेंट होता, उनके पास स्किल होता, यंग ब्लड होते, ये सारी चीजों पे रोक लग जाती है। दूसरा, एम्प्लॉय बिकम लेथर्जिक। चूंकि एम्प्लॉय पुराने होते हैं, पहले से ही होते हैं, वो लेथर्जिक हो जाते हैं, वो आलसी हो जाते हैं, स्लो मोशन में काम करते हैं। तीसरा खराबी क्या है? नो अवेलेबल न्यू ऑर्गेनाइजेशन। नए संस्थान के लिए ये फैसिलिटी सुविधा उपलब्ध नहीं है। उसके बाद जो है आप एक्सटर्नल रिसोर्सेज के मेरिट्स की बात कर रहे हैं तो वाइड चॉइस। चूंकि एक्सटर्नल रिसोर्सेज की जो चॉइस होती है, चुनाव जो है बहुत सा ढेर में से कर सकते हैं। इंटरनल में क्या है, वही पहले की एम्प्लॉय है उसी में से चुनना है, और एक्सटर्नल रिसोर्सेज में आप ज्यादा से ज्यादा लोगों में से चुनाव कर सकते हैं। उसका क्षेत्र वाइड होता है, बड़ा होता है। फ्रेश टैलेंट, स्किल्स, पावर सिलेक्शन। अब आइए एक्सटर्नल रिसोर्सेज से अगर चुनाव करते हैं, इसके फायदे क्या हैं? तो नए ब्लड, यंग ब्लड जो भी आएंगे, नए टैलेंट, नए स्किल्स लेके आएंगे, इसका बेनिफिट मिलता है। कॉम्पिटिटिव स्पिरिट, और जब नए ब्लड आएंगे, यंग ब्लड आएंगे और संस्था में पुराने कर्मचारी होंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे, कॉम्पिटिटिव तरीके से, कंपटीशन तरीके से काम होगा, तेजी से होगा। डिजायर एंड क्वालिफाइड पर्सनल। और क्या है, एक्सटर्नल रिसोर्सेज से जब करते हैं बहाली तो आप अपनी इच्छा के अनुसार और जो क्वालिफाइड एम्प्लॉय हैं उसको चुन सकते हैं। ये सब आपके फायदे हैं। उसके बाद इसके डिमेरिट्स क्या है, लिमिटेशन क्या है? तो कॉस्टली प्रोसेस। एक्सटर्नल रिसोर्सेज से जो भर्ती करते हैं ये एक महंगी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट एग्जाम लिए जाते हैं, मेडिकल टेस्ट होता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, ये सारी चीजें करनी पड़ती है। डिक्रीज द मोरल ऑफ एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। वर्तमान जो एम्प्लॉय हैं उनके मनोबल क्या होते हैं, गिरते हैं, चूंकि प्रमोशन के माध्यम नहीं होते हैं। ये देखते हैं एम्प्लॉय कि काम हम अच्छा कर रहे हैं, मगर बाहर से एम्प्लॉय को ले लिया जाता है, इसलिए वर्तमान जो एम्प्लॉय पहले से मौजूद हैं उनका मोरल गिरता है। उसके बाद जो है इंक्रीज लेबर टर्नओवर। लेबर टर्नओवर बढ़ता ही रहता है, क्योंकि एक एम्प्लॉय जो बाहर से आते हैं तो एक ही जगह वो एप्लीकेशन नहीं दिए होते हैं, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में उनके आवेदन होते हैं, और जहां से उनके मन के मुताबिक उनको जो है नौकरी मिलता है या सैलरी कहीं ज्यादा होती है तो तुरंत रिजाइन मार के दूसरे जगह चले जाते हैं, इसलिए लेबर टर्नओवर बना रहता है। नो फेथफुल एम्प्लॉय, और भरोसेमंद एम्प्लॉय नहीं मिलते हैं। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा।